हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आवाज़ आ रही मेरी आप तक? आवाज़ आ रही मेरी? हम लास्ट क्लास में डेमोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। डेमोग्राफी में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था, इतनी चीज़ें पढ़ ली थी कि फॉर्मल डेमोग्राफी क्या होता है, सोशियल क्या होता है। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ये भी हमने पढ़ लिया था। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? जॉन ग्रंट नाम के पर्सन ने दिया था। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। टाइप ऑफ डेमोग्राफी, फॉर्मल डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल का मीनिंग क्या था? ओनली पॉपुलेशन की मेजरमेंट के प्रोसेस की स्टडी की जाती है। सोशल डेमोग्राफी में इकोनॉमिक, कल्चर, साइंस और उसके साथ के अंदर इकोनॉमी, कल्चर और सोशलाइजेशन के साथ में और नंबर का स्टडी किया जाता है। ये दोनों हमने पढ़ा था। फिर एलिमेंट के अंदर तीन चीज़ें पढ़ी थी कि या तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है, पॉपुलेशन के अंदर कौन सा एज ग्रुप हो सकता है, या फिर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ये इसके तीन एलिमेंट पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, यहाँ तक पढ़ लिया था कि पॉपुलेशन डायनेमिक्स दो प्रकार से होता है, या तो कोई बाहर जाता है और या कोई अंदर आता है। तो इनसाइड कोई आता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, बाहर जाता है उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? माइग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। इतना पढ़ लिया। अब आता है नेक्स्ट, डेमोग्राफिक प्रोसेस। डेमोग्राफिक प्रोसेस में कौन सी चीजें होती है? फर्टिलिटी, फर्टिलिटी से पॉपुलेशन चेंज होता है, मैरिज से चेंज होता है, मोर्टालिटी से चेंज होता है, माइग्रेशन से चेंज होता है और मोबिलिटी से चेंज होता है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि डेमोग्राफिक प्रोसेस में कौन सी चीज नहीं होती? तो आपको सीधा पता है कि डेमोग्राफिक प्रोसेस में कोई पर्सन बीमार होता है तो उससे पॉपुलेशन कम नहीं होगी। डेथ हो जाएगी तो पॉपुलेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर फर्टिलिटी होगी, बच्चे जन्म लेंगे, प्रेगनेंसी होगी, तो उससे, अरे फास्ट कहाँ हुआ? इतने तक तो पढ़ा रखा है बेवकूफ, फास्ट बोल रहे। माइग्रेशन, कोई देश छोड़ के जाएगा या कोई आएगा तो उससे पॉपुलेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। मॉर्टालिटी, किसी की डेथ होगी तो फर्क पड़ेगा। इतना हमने कल तक पढ़ लिया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से है कि डेमोग्राफिक साइकिल में कितनी स्टेज होती है। आप पढ़ चुके हो वैसे तो पहले आप पढ़ चुके हो, फिर भी आपको एक बार समझना पड़ेगा कि डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है। अब यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है? हाँ बताओ, डेमोग्राफिक साइकिल क्या हुई थी? बताओ मेरे को, डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में आप लोग क्या जानते हो? कोई बताना चाहेगा क्या होती है डेमोग्राफिक साइकिल? चलो बताओ जल्दी, कोई बताना चाहे तो। कोई बताना चाहेगा डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है? बताओ डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में आप लोग बताओ। देखो, डेमोग्राफिक साइकिल का सीधा सा फंडा है। इसको पढ़ने से पहले अपन लोग थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर का स्टडी कर लेते हैं। डेमोग्राफिक साइकिल का मतलब आज से 100 साल पहले से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं और फिर आज तक पहुंचते हैं। आज से 100 साल पहले दो चीजें देखती, पॉपुलेशन में मोस्टली दो चीजें देखी जाती है, एक तो बर्थ, एक डेथ। हमें समझना पड़ेगा, प्लीज ध्यान देना। हम समझ रहे हैं, एक बर्थ होता है और एक डेथ होता है, बस इतना ही है।
डेमोग्राफिक साइकिल में दो ही चीज है। आज से 100 साल पहले लगभग 1920 में, कौन से ईयर में? 1920 में क्या था? ना तो हमारे पास में हेल्थ फैसिलिटी थी, ना हॉस्पिटल थे, ना कोई बहुत ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर थे, ना कोई अवेयरनेस थी। इसका मतलब बर्थ रेट भी क्या थी, डेथ रेट भी क्या थी। डेथ रेट ज्यादा क्यों है? हॉस्पिटल नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, अवेयरनेस नहीं, तो डेथ रेट ज्यादा। और बर्थ रेट ज्यादा क्यों है? लोगों में अवेयरनेस नहीं था, फैमिली प्लानिंग नहीं था, कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं थे, लोग समझते नहीं थे क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, तो ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे थे। था कि नहीं था आज से 100 साल पहले? तो ऐसे फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। स्टेज सेकंड आई, थोड़ा सा अवेयरनेस आया। स्टेज थर्ड आई और अवेयरनेस आया। स्टेज 4 आई, एकदम अवेयरनेस। स्टेज 5 में पूरी अवेयरनेस आ गई। तो ऐसे करते करते 5 स्टेज है। तो आप स्टेज को एक तरफ से समझोगे, एक तरफ लिखोगे स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों के नाम होंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक होगी। सब में बर्थ रेट और डेथ रेट और एग्जाम्पल कि कौन सा कंट्री का एग्जाम्पल है, बस इतना ही समझता है और कुछ नहीं। फर्स्ट स्टेज के अंदर बर्थ रेट भी ज्यादा थी, डेथ रेट भी ज्यादा थी। कौन सा कंट्री है वो बताना पड़ेगा। आज से 100 साल पहले इंडिया की हालत यही थी। आज से 100 साल पहले इंडिया की हालत यही थी। तो हम इसको क्या समझते हैं जी? इसको समझते हैं कि पहली स्टेज। फिर धीरे धीरे बर्थ रेट डेथ रेट में कमी आई। तीसरे नंबर पे प्रेजेंट में इंडिया की कंडीशन ये है, जहां बर्थ रेट भी कम हो गई और डेथ रेट भी ठीक सर कम हो गई। ऐसे करते करते चेंज हो गया। हाँ, तो वैसे ही अपन समझेंगे कि क्या होता है डेमोग्राफिक साइकिल। देखो कितनी स्टेज है, 5। आपको समझना इजी वे में, एकदम सिंपल सिंपल समझना है कि डेमोग्राफिक साइकिल क्या है। पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज, ये 5 स्टेज हो गई। सेकंड वन, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लेट स्टेशनरी, डेक्लाइन। कितनी स्टेज हो गई? 4 स्टेज हो गई। कितनी स्टेज हो गई? 4 स्टेज हो गई। हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लेट स्टेशनरी, डेक्लाइन। अब इसके बारे में समझो, एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेज का नाम क्या है? हाई स्टेशनरी। मैंने क्या बताया? 1920 में इंडिया की कंडीशन ये थी। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या 1920 में इंडिया के पास में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था? क्या इंडिया के पास में भरपूर कॉन्ट्रासेप्टिव थे? क्या इंडिया के पास में बहुत ज्यादा लोगों में फैमिली प्लानिंग से रिलेटिव या फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा अवेयरनेस थी? नहीं थी। इसका मतलब बर्थ रेट ज्यादा ही होगी। जब फैमिली प्लानिंग नहीं होगा तो सीधी बात है बर्थ रेट हाई होगी। क्या हॉस्पिटल थे? क्या डॉक्टर थे? क्या नर्सिंग ऑफिसर थे? क्या एम्स थे? नहीं थे। इसका मतलब डेथ रेट भी क्या रहेगी? हाई रहेगी। क्वेश्चन आएगा कि पहली स्टेज का नाम क्या है? आप बोलोगे हाई स्टेशनरी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हाई स्टेशनरी का फीचर्स बताओ, बर्थ रेट हाई और डेथ रेट हाई। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया 1920 में कौन सी स्टेज में था? हाई स्टेशनरी। कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पे। एक ही लाइन से कितने सवाल बन गए? 4 से 5। ऐसे ही हर लाइन से 4 से 5 सवाल बनेंगे। एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ हाई स्टेशनरी का फीचर्स बताओ। इंडिया कौन प्रेजेंट में कहाँ है? इंडिया प्रेजेंट में कौन सी स्टेज में? थर्ड। 1920 में कहा था? यहां पर था। अब इसको सेकंड को समझते हैं। धीरे से क्या हुआ? स्टेज आगे बढ़ी, स्टेज का नाम बदल गया, नाम दे दिया अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। कौन सी स्टेज? अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें क्या हुआ? बर्थ रेट में कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि अभी तक कोई फैमिली प्लानिंग नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, तो डेथ रेट कम हो गई। तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। डेथ कम हो रही है, बर्थ रेट ज्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ेगी,
साउथ एशिया और अफ्रीका की हालत यही थी। फिर आती है 3 नंबर, फिर आता है 3 नंबर, समझे प्लीज, लेट एक्सपेंडिंग, जिसमें बर्थ रेट कम हो गई, जिसमें डेथ रेट भी कम हो गई। ये इंडिया की हालत है प्रेजेंट में, इसीलिए हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी कंट्रोल में आई है। पहले बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, अभी थोड़ी कंट्रोल में। बर्थ रेट के ऊपर भी हमने कंट्रोल किया, डेथ रेट के ऊपर भी कंट्रोल किया। चाइना, सिंगापुर और इंडिया तीनों अभी इसी कंडीशन में है। चाइना ने तो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया, तो इंडिया प्रेजेंट कौन सी स्टेज में है? लेट। इंडिया सबसे पहले कहां था? हाई स्टेशनरी। ये 3 सवाल बन गया, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग। नंबर 4, लेट स्टेशनरी। बर्थ रेट एकदम जीरो। ऐसा एक साल आया था, एक ईयर ऐसा आया था जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल नहीं थी, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल नहीं थी, बर्थ रेट थी नहीं और डेथ रेट भी कम थी। 1985 में ऑस्ट्रिया उसका एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कंट्री 1985 में उसका एग्जाम्पल है। आपको वो याद करना पड़ेगा। अब मैं धीरे धीरे पांचों समझा देता हूं, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन और किया जाएगा। फिर आती है डेक्लाइन, जिसके अंदर बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो जाए। मतलब क्या हुआ? अगर 100 जनों की डेथ हो रही है तो बर्थ रेट सिर्फ 90 ही है। इसका मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती, पॉपुलेशन क्या रहेगी? माइनस में रहेगी। इसको बोलते हैं डेक्लाइन। देखो, बर्थ रेट लोअर देन डेथ रेट। मान लो किसी कंट्री में 1000 लोगों ने जन्म लिया लेकिन डेथ 1100 की हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? डेक्लाइन। मतलब उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में। उसको कौन सी स्टेज बोलते हैं? डेक्लाइन स्टेज। कौन सी कंट्री है? अभी जर्मनी और हंगरी इस एग्जाम्पल में आते हैं। अब सवाल सुनो। अब देखो, ये हाई हाई, डेथ रेट कम, ये दोनों कम। सबसे पहले 1920 में बर्थ रेट भी ज्यादा, डेथ रेट भी ज्यादा, बर्थ रेट भी ज्यादा और डेथ रेट भी ज्यादा। फिर क्या हुआ? अचानक से बर्थ रेट भी ज्यादा और डेथ रेट भी ज्यादा। फिर क्या हुआ? फैसिलिटी, थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस बढ़ा, डेथ रेट कम हो गई, दूसरी कंडीशन। फिर क्या हुआ? बर्थ रेट भी कम हो गई, तीसरी। फिर चौथे में बर्थ रेट जीरो। फिर पांचवे में दोनों ही और ज्यादा कम हो गई। ऐसे करके 5। हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लेट स्टेशनरी और डेक्लाइन, पांचों लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। हो गया क्या? सबको समझ में आ गया क्या? अब लिखो, टूल ऑफ मेजरमेंट किससे मापते हैं? रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन। अब आप तीनों पता है कि रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन क्या होता है, यहाँ पढ़ाने की आई थिंक जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने
एपिडेमायोलॉजी पढ़ा था तो याद करो, हम पढ़ चुके हैं रेट क्या होता है, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या हो सकता है। तो पॉपुलेशन को किससे मापते हैं, या तो रेट में मापते हैं, या रेशियो में मापते हैं, या प्रोपोर्शन में मापते हैं। रेट क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेट, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं रेशियो, और जिसमें मल्टीप्लायर में 100 यूज किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। आप पढ़ चुके हो, मैं वापस नहीं पढ़ूंगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है एपिडेमायोलॉजी की क्लास देख लें, इसके अंदर आपकी कम्युनिटी में है। जिन लोगों को रेट रेशियो प्रोपोर्शन वापस पढ़ना है उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उस क्लास के अंदर एपिडेमायोलॉजी टॉपिक है आपकी कम्युनिटी में, उसमें जाके आप देख सकते हो। एपिडेमायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी के अंदर आप में क्लियर लिखा हुआ है रेट क्या होता है, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। रेट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मापा जाता है। रेट के 3 पार्ट होते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। रेट के 3 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर, एक मल्टीप्लायर। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ऊपर को हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले को बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और जो इनटू में उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर या गुणांक। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। तो रेट की डेफिनेशन क्या है कि ये है वो इसी का ही पार्ट होगा। जैसे कोई पॉपुलेशन है कि टोटल लाइव बर्थ 1000 है, उनमें से 10 जनों की डेथ हो गई, मतलब 1000 ने जन्म लिया, उनमें से 10 की डेथ हुई, मतलब ये 10 है ना, वो इनमें से ही है। जब कभी भी ये जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होगा और मल्टीप्लायर में 1000 होगा तो उसको बोला जाएगा रेट। उसको क्या बोला जाएगा? रेट। आया समझ में? जब जब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होगा उसे रेट बोला जाएगा। ये रेट की डेफिनेशन है, बस इतना समझ लो। रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है व्हेन न्यूमरेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। When numerator is not a part of denominator. कैसे? एग्जाम्पल बताओ, एक कोई रेशियो का एग्जाम्पल बताओ, देखे कोई एक बताओ मेरे को। ऐसा कौन है जो रेशियो कहलाता है, रेट नहीं कहलाता? कोई एग्जाम्पल आपकी नजर में? कोई आपकी नजर में एग्जाम्पल बताओ। आईएमआर तो रेट है, आईएमआर की क्या है फॉर्मूला? अपन पढ़ेंगे अभी। आईएमआर का फॉर्मूला क्या है अभी पढ़ेंगे अपन। बताओ ना, कोई एग्जाम्पल बताओ रेशियो का। आईएमआर रेट है, एमएमआर रेशियो है। बताओ आईएमआर रेट क्यों है? आईएमआर रेट क्यों है? देखो बताऊं। आईएमआर आईएमआर रेट है। कैसे? आईएमआर का फॉर्मूला क्या है? टोटल इन्फेंट डेथ बट्टा टोटल लाइव बर्थ, मतलब जितना बर्थ हुआ उनमें से ही डेथ हुई है, इनटू 1000। तो क्या हुआ? ये रेट होगा। ये इसी का ही पार्ट है। एमएमआर रेट नहीं है, एमएमआर रेशियो है, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। कैसे? टोटल जो मदर प्रेगनेंसी की वजह से, लेबर की वजह से उसकी डेथ हुई है, और नीचे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में? टोटल लाइव बर्थ, मल्टीप्लायर में 1 लाख। कितना करेंगे? 1 लाख। क्या करेंगे? 1 लाख। डेथ किसकी हुई? मदर की।
डेथ किसकी हुई? मदर की। जन्म किसने लिया? बच्चों ने। तो बताइए, आप, बच्चों ने जन्म लिया, डेथ मदर की हुई, इन दोनों का क्या निकाला जा रहा है? रेशियो निकाला जा रहा है। रेट कैसे बोल सकते? जितना लाइव बर्थ है उनमें से ही डेथ होती तो हम बोलते रेट। समझ में आ गया आपको? इसीलिए ये रेशियो है। आईएमआर में देखो, लाइव बर्थ बटा इन्फेंट डेथ, इनमें से ही डेथ है, और रेट में हमेशा 1000 होता है, यहां पे 1 लाख होता है। अब आता है प्रपोर्शन। अब क्या आएगा? प्रपोर्शन। आईएमआर देख लो, ये फॉर्मूला आईएमआर का। आईएमआर इंडिया की कितनी है ये नहीं लिखना है, वो अब मैं एनएफएचएस के सर्वे में पढ़ाऊंगा आपको, यहां नहीं लिखने का। लिख लिया आईएमआर का फॉर्मूला, वैसे पढ़ रखा है। अब कौन सा किधर का है वो नहीं लिखना, अभी लेटेस्ट आ गया डेटा, पुराने। अब मैं एनएफएचएस के सर्वा, ये पूरा होगा तो मैं सर्वे पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। अब लिखो एमएमआर, डेथ एसोसिएटेड इन प्रेगनेंसी, लेबर एंड परप्यूरियम, टोटल लाइव बर्थ। और एमएमआर क्या है? मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। मतलब जब 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? पीपीएच बोलते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एटोनिक यूट्रस। यूट्रस की टोन खत्म हो जाए, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाए, इसमें 80% कॉज इसी वजह से पीपीएच होता है। मतलब मदर की डेथ किस वजह से होती है? हेमरेज से। हेमरेज किस वजह से होता है? एटोनिक यूट्रस से। छोटी सी बात है। अरे रेट ऐसे ही बोलते हैं, रेट नहीं होता, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है। कौन बोलता है रेट? जो बोलते हैं उनको पता नहीं होता है ना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट नहीं होती, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है सुस्मिता। जो लोग रेट बोलते हैं उन्हें पता नहीं है, ठीक है। ये कितनी है ये नहीं लिखनी है, मैं एनएफएचएस के सर्वे में पढ़ूंगा। जीएफआर क्या होती है देखो, जनरल फर्टिलिटी रेट। मिड ईयर फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, टोटल बच्चे कितने जन्म लिए 1000 के ऊपर। टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये समझो, मेरे को बताओ टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है? पहले आप लिख लो, इंडिया की प्रेजेंट में 2.1 हो चुकी है। प्रेजेंट ये 2014 की है, मत लिखना। अभी 2.1 हो चुकी है इंडिया की 2020 में, और 2.1 ही चाहिए थी, 2.05 हो चुकी है। अब होती क्या है आप बताओ, पहले सोच के बताओ। एक तो है जीएफआर, एक है टीएफआर। आप बताओ तो टीएफआर क्या? जीएफआर तो छोड़ो, एग्जाम में नहीं आएगा। टीएफआर क्या है बताना मेरे को।
और TFR क्या होता है? कुछ समझ में आए तो बताओ, क्या TFR क्या होता है? प्रेजेंट 2.05 है, 2.1 है ना, ये पुराना डेटा इसलिए नहीं लिखना है। अरे TFR क्या है ये तो बताओ, नहीं समझ में आया TFR क्या है? नहीं पड़ी पल्ले बात। हाँ, TFR का फुल फॉर्म नहीं पूछा मैंने मनीषा। टोटल फर्टिलिटी रेट। वाह वाह रश्मि, नाइस। मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा, मैं पूछता हूँ ESR क्या है, तो कि सर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मैं बोलता हूँ MMR क्या है, कि सर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मैं पूछता हूँ IMR क्या है, कि सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैंने ऐसा पूछा क्या? TFR का मतलब होता है एक कपल के द्वारा होल लाइफ में, अपनी एक होल लाइफ में, मतलब चाइल्ड बियरिंग एज में एवरेज कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है। लगभग लगभग एक कपल 2.1 बच्चों को जन्म देता है। पॉइंटों में आंसर क्यों आया? क्योंकि 100 कपल 210 बच्चों को जन्म देते हैं। अपनी पूरी जिंदगी में किसी कपल के द्वारा या एक वुमेन के द्वारा, कपल का मतलब क्या, वुमेन के द्वारा, तो कपल से ही तो चाइल्ड बियरिंग होगा। एक वुमेन के द्वारा पूरी लाइफ में कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है एवरेज, उसको बोलता है TFR। पूरी चाइल्ड बियरिंग एज में 15 से लेके 49 तक कितने बच्चों को जन्म दिया एवरेज। कोई 2 को देगी, कोई 10 को देगी, कोई 1 को देगी, कोई 1 को भी नहीं देगी। एवरेज कितना आना चाहिए? गवर्नमेंट बोलती है 2.1 से ज्यादा आएगा तो मैं बोलूंगा पॉपुलेशन बढ़ रही है। 2.1 तक अलाउ है। मैं बताऊंगा इस 2.1 का बहुत बेनिफिट है। ये 2.1 क्यों है, ये बहुत अच्छा काम की चीज है, आपको सीखने मिलेगी। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी, टोटल कितने बच्चों को जन्म दिया पूरी जिंदगी में, दैट्स कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी। सही है क्या? आगे बढ़े। अब देखो 3-4 टर्म है। एक है जनरल फर्टिलिटी रेट, एक है जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, एक है क्रूड बर्थ रेट। तीनों का मतलब बताओ। इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? क्रूड बर्थ रेट तो कुछ नहीं है, सिंपल है कि टोटल पॉपुलेशन के ऊपर एक साल में कितने लोगों ने जन्म लिया। अब पता कैसे चलेगी? किसी भी देश है, कोई भी, मान लो अपना जोधपुर है, जिसकी जनवरी में पॉपुलेशन थी 10 लाख, दिसंबर में हो जाती है 11 लाख और 50 जनों ने जन्म लिया, तो आप कैसे निकालोगे कि कितना परसेंटेज क्रूड बर्थ रेट है? आप कैसे निकालोगे? आप बीच वाली पॉपुलेशन लोगे, मिड ईयर की पॉपुलेशन लोगे। मिड ईयर का एवरेज कर लो 10,50,000 और क्या। तो हमेशा क्रूड बर्थ रेट में और क्रूड डेथ रेट में डिनोमिनेटर मिड ईयर पॉपुलेशन होगा। क्या होगा? मिड ईयर पॉपुलेशन होगा। ये समझ में आया? ये सवाल बनता है मिड ईयर पॉपुलेशन क्यों बोला मैंने। भाई कोई देश है, कोई कंट्री है, कोई स्टेट है, कोई गांव है, कुछ भी है, उसकी जनवरी में पॉपुलेशन कुछ और थी, उसका दिसंबर 31 को पॉपुलेशन कुछ और है। आपको एवरेज उस देश की पॉपुलेशन पता होगी तो ये आप ग्रोथ बता सकते हो ना। ग्रोथ कैसे बताओगे? आपको एवरेज पता होगी, बीच वाली पता होगी, वरना आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो मिड ईयर पॉपुलेशन, एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया उसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। और CDR, एक साल में टोटल कितनी डेथ हुई मिड ईयर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं क्रूड डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट। ये दोनों सवाल याद हो गए? दोनों क्वेश्चन याद हो गए आपको? आपको दोनों क्वेश्चन याद हो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है हो गए। ठीक है, फिर ये दो आपको याद हो गए।
अब ये दोनों में डिफरेंस बताओ, इस दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ देखें, आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अरे डिफरेंस बताओ दोनों में, मैं कुछ पूछ रहा हूं तो जवाब देना आना आता है कि नहीं आता है? ऐसे तो खूब कमेंट कर लेते हो, अपने खूब बातें कर लेते हो बेवकूफ कहीं के। जब मैं पूछ रहा हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर क्या जवाब दोगे वहां? आप लाइनें एक जैसी दिख रही है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ फर्क तो होगा कि नहीं होगा, आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? ये क्या है? जनरल फर्टिलिटी रेट, ये क्या है? जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। क्या फर्क है दोनों में? कुछ तो फर्क लग रहा है ना? है फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। एक इंडिया से रिलेटेड है, एक पूरा मॉडर्न कंट्री, अल्ट्रा मॉडर्न है। देखो इधर आओ। जनरल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक साल में एक वुमेन के द्वारा एवरेज कितने बच्चों को जन्म दिया गया। सारी वुमेन मिलके जो 15 से 49 साल की जो चाइल्ड बियरिंग एज में है, वो एक साल में कितने बच्चों को जन्म देती है। वो मैरिड होनी चाहिए, जरूरी नहीं है इसमें मैरिड होनी चाहिए, इसमें मैरिड होना जरूरी नहीं है, उनकी एज ये होनी चाहिए। अब इंडिया में क्या होता है, अच्छा कल्चर ये है, बहुत अच्छी बात है, शादी होती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं। यहां पर कपल है, मिल लिए, लिव इन में रहने लग गए, अब क्या हुआ, बच्चे हो गए। फिर बच्चे बोलेंगे पापा मम्मी शादी कर लो, बच्चे उनके बाराती बनेंगे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बनेंगे, वो अपने माँ बाप की शादी में वो डांस करेंगे। ये क्या हुआ, इधर क्या है, किसी भी 15 से 50 45 या 15 से 44 साल की मैरिड कपल के द्वारा एक साल में एवरेज कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है। इसमें शादी होना शर्त नहीं है। क्या बच्चे होने के लिए शादी होना जरूरी है? यहां पर तो है, यहां पर जरूरी नहीं है। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, चाहे मैरिड है या नहीं है, टोटल वुमेन। अब जो 15 से 49 साल की, जरूरी थोड़ी सभी मैरिड है। इंडिया में अपना रूल बहुत अच्छा है, बाहर तो कहां मैरिड है, कहा बाहर तो बाद में होती है शादियां। बच्चा पूछता है हेलो मम्मी लास्ट वैलेंटाइन तूने किसके साथ मनाया था। इंडिया के बाहर तो ये ऐसा कल्चर भी होता है, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की कल्चर इस बात को लिए बहुत ज्यादा फेमस है कि यहां पर यह लागू होता है, द एनुअल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ पर 1000 मैरिड वुमेन ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज। कोई भी मैरिड कपल के द्वारा इतनी एज के बीच की एवरेज कितने बच्चों को जन्म, इसमें शादी जरूरी नहीं। हार्दिक पांड्या स्टाइल, ये कौन सी स्टाइल है, हार्दिक पांड्या स्टाइल है। थोड़ी थोड़ी रणबीर कपूर आलिया भट्ट स्टाइल भी है, 50-50। हालांकि 50-50 है ना, और यहां तो प्योर कल्चरल है। ये समझ में आ गया दोनों, ये दोनों समझ में आ गया। समझ आ गया ना, वेरी गुड, आगे बढ़े। हाँ, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ये सिंपल है, ये तो आप पढ़ चुके हो। मैंने क्या बताया,
क्रूड डेथ रेट की जगह क्रूड बर्थ रेट लिख दो, बस वो सेम ही तो है। ये देखो, ये सेम ही तो है। एनुअल नंबर ऑफ डेथ, एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, वो तो सेम ही है। तो ये तो आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्रूड डेथ रेट तो नहीं पढ़ना। आईएमआर पढ़ चुके हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कोई पर्सन कितना जिंदा रहेगा, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर। बाकी सब नेगेटिव है, ये एकमात्र पॉजिटिव है। बाकी सब में डेथ होती है, इसमें इंसान जिंदा रहता है, तो इसको बोलते हैं ये पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर, मोर्टालिटी इंडिकेटर, पॉजिटिव मोर्टालिटी इंडिकेटर बोलते हैं इसको। अब देखो इधर आओ, ये देखो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, 15 से 45 या 15 टू 49 ईयर। इसमें क्या है, इसमें सवाल आएगा क्या, बताइए 20 से 30 साल की फीमेल के द्वारा एवरेज कितने बच्चों को जन्म दिया गया। तो इसमें लिखा जाएगा, एज स्पेसिफिक की जगह लिखा जाएगा 20 टू 30। कोई कोई पूछेगा 20 से 24, कोई पूछेगा 20 से 40, कोई पूछेगा 25 से 50। तो जो भी पूछे वो इसमें डाल दो। जैसे एग्जांपल लिख रखा मैंने यहाँ, एज स्पेसिफिक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू नीड, पूछे उसका जवाब दो। एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन पर्टिकुलर एज ग्रुप, लाइक दैट। कोई 15 से 19 के बीच में पूछ लिया तो वहां एज स्पेसिफिक की जगह क्या लिख दोगे, 15 से 19 फर्टिलिटी रेट। फिर पूछ ले कोई 20 टू 24 फर्टिलिटी रेट, कोई पूछ ले 20 टू 30, तो एज स्पेसिफिक काट लोगे, वो दिख दोगे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब सीबीआर और सीडीआर में कोई फर्क नहीं है। सीबीआर नीतू प्रजापति को समझ में नहीं आया। सीबीआर और सीडीआर, सीबीआर का मतलब है टोटल बर्थ, सीडीआर का मतलब है टोटल डेथ। जैसे एक जोधपुर है, जोधपुर की पॉपुलेशन 10 लाख है जनवरी में, ठीक है। इसी साल दिसंबर में हो जाती है 11 लाख और 1000 लोगों की डेथ हुई मान लो, तो आप सीडीआर कैसे निकालोगे? ऊपर तो 1000 लिख दोगे क्योंकि डेथ हुई है, मिड ईयर पॉपुलेशन लिखना पड़ेगा। मिड ईयर पॉपुलेशन दोनों का आधा लिख दो, तो लिख दोगे 10.5 लाख इंटू 1000। अब जो आंसर आएगा वो होगा सीडीआर। डेथ हो गई, अब जन्म हुआ तो भी सेम, पॉपुलेशन जनवरी में कितनी, दिसंबर में कितनी, बीच वाली निकालो एवरेज, और कितना जन्म हुआ, ये हो गई सीबीआर। डेथ को लिख दो सीडीआर। क्या समझदा इसमें? आया समझ में आपको? ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी, इसको पॉजिटिव मोर्टालिटी इंडिकेटर बोलते हैं, पीएमआई, पॉजिटिव मोर्टालिटी इंडिकेटर। हुआ क्लियर? इतना समझ में आया आपको? अब देखो काम की बात शुरू होगी। अब हो गया। अब लिखो टोटल, टीएफआर लिख दिया, टोटल फर्टिलिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल फर्टिलिटी आप पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर वुमेन कंप्लीटिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ, अपनी पूरी कंप्लीटिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितने बच्चों को जन्म देती है, टीएफआर। अब ये टीएफआर याद होगा तो ये याद होगा, अदरवाइज आप ये डेफिनेशन लिखो फिर समझाता हूं। पहले ये लिखो, बहुत काम का है, यहां से नॉरसेट का सवाल पूछा जाएगा इसी पेज में से। पहले लिखो फिर समझाता हूं।
ये लिखो फिर मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में इसमें से सवाल। आया समझ में? कुछ लिख लिया आपने? हाँ देखो अब, टोटल फर्टिलिटी रेट, एवरेज एक वुमन के द्वारा कितने बच्चों को जन्म दिया गया। नॉर्मल कितना होता है? 2.1। कितना होता है? 2.1। इतना होना चाहिए। तो GRR क्या है? अब एक बात बताओ मेरे को, टोटल कितने बच्चों को जन्म दिया? 2.1। तो 2.1 अगर मैं 100 कपल लूं तो, 100 वुमेन को लूं तो लगभग हो जाएगा 210। एक जनी 2.1 बच्चों को जन्म। हमें पॉइंटों में आंसर नहीं चाहिए ना, हमें आंसर क्या नहीं चाहिए? पॉइंटों में नहीं चाहिए। तो अगर 100 कपल, तो उनका TFR टोटल बच्चे कितने हुए? 210। अब आपको पता है क्या कि अगर 210 टोटल बच्चे हैं, तो उनमें से लड़कियां कितनी होगी और लड़के कितने होंगे? आधे आधे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये भी बोलती है, कि जेंडर रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो 210 में लड़के कितने होंगे? 105। लड़कियां कितनी होगी? 105। अब TFR में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, बॉय एंड गर्ल। मैंने क्या बताया? बॉय की कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल। लड़कों को साइड में कर दो। तो ये लो, लड़कों को यहां से काट दो, ये लो, ये लो, लड़कों को यहां से काट दो। लड़कों को यहां से काट दिया। अब पीछे क्या बचा? लड़कियां। क्यों लड़कियों ही क्यों पढ़ते हैं? इन दोनों में सिर्फ लड़कियों के बारे में ही पढ़ते हैं, लड़कों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपको याद नहीं हो तो आंखें बंद करके विश्वास कर लेना कि TFR का मतलब है लड़का और लड़की दोनों, NRR और GRR का मतलब है सिर्फ लड़की। तो टोटल 2 बच्चे हैं, तो लड़की कितनी होगी? 1। लड़की कितनी होगी? 1। तो NRR भी 1 होना चाहिए, GRR भी 1 होना चाहिए। लेकिन इन दोनों में से भी फर्क क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों लगभग अप्रोक्सीमेट बराबर है, अप्रोक्सीमेट बराबर है दोनों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। कि है क्या? तो चलो इधर देखो, 105 लड़कियां। ये क्या लिखा है? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब है टोटल। नेट का मतलब है बच गई। रिमेनिंग, नेट का मतलब है रिमेनिंग। 210 लड़के लड़कियां जन्म लिया, उनमें से क्या हुआ? उनमें से क्या हुआ? 105 लड़कियां ने जन्म ले लिया। तो चलो भाई, 210 में से 105 गर्ल्स ने जन्म लिया। 210 में से 105 गर्ल्स ने जन्म लिया। अब क्या 105 की 105 जीवित रहेगी क्या? नहीं। ग्रॉस का मतलब टोटल कितनी लड़कियों ने जन्म लिया? 105। उनमें से कोई नियोनेटल डेथ में डेथ हो जाएगी, किसी की इन्फेंट एज में डेथ हो जाएगी, किसी की 10 साल की एज में हो जाएगी, किसी की 15 की एज में हो जाएगी। 105 में से 100 लड़कियां, 100 गर्ल्स खुद चाइल्ड बियरिंग एज में आएगी वापस, खुद कैपेबल हो जाएगी। 5 क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ये गवर्नमेंट मानती है। तो चाइल्ड बियरिंग एज तो बच कितनी गई? 100। तो अगर लगभग
200 पैदा होते हैं लड़के लड़कियां, उनमें से 100 लड़कियां रहती है। तो GRR का मतलब है लगभग एक, ये भी एक, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है कि टोटल कितनी लड़कियों ने जन्म लिया, टोटल कितनी लड़कियां चाइल्ड बियरिंग एज में पहुंच गई। बस समझ में आया? पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा ना? समझ आ गया? तो आपको GRR और NRR में डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों सेम है, थोड़ा सा फर्क है, 0.005 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बस। तो जब सवाल आएगा कि किसी भी देश का TFR 2 है तो NRR कितना होगा? 1। GRR कितना होगा? 1। अब TFR 2 GRR 1 NRR 1 होगा कब? सिर्फ ज्ञान देने से होगा क्या? अपन बोल देंगे किसी के 2 ही बच्चे होने चाहिए, एक ही लड़का होना चाहिए, एक ही लड़की होनी चाहिए, क्या ज्ञान देने से हो जाएगा क्या? क्या NRR 1 ऐसे ही हो जाएगा क्या? लोग फ्री बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या काम करते ही रहते, थकते ही नहीं है, कुछ भी काम करते, पढ़ाई नौकरी है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? ज्यादा ही बच्चे पैदा करेंगे। तो फिर क्या किया जाए? कैसे होगा बताओ? ये होगा कैसे? TFR 2 कैसे होगा भाई? TFR 2 होगा तो GRR 1 होगा, NRR 1 होगा, ये कंफर्म है। लेकिन ये होंगे कैसे? हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा प्रिया बताओ? परीक्षा क्या करना पड़ेगा? हाँ जल्दी आप बताओ, चलो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? विदेश में तो प्लानिंग होती है पहले कि फॉलिक एसिड खा लो, नेक्स्ट मंथ हम प्लान करेंगे। यहां पर तो अगले महीने पता चलता है, नोजिया वॉमिटिंग होता है तो ओ माय गॉड क्या हो गया, UPT पॉजिटिव आ गया। फिर बताओ। इंडिया के लोग तो बहुत ज्यादा मेहनती है बेचारे वैसे भी। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, चाहे आप क्लास कैसे भी देखें, आपको पढ़ाई करनी है। यही हमारी कमी है कि हम लोग इस प्रकार की एजुकेशन को सर्कुलेट नहीं करना चाहते। इसके लिए हमें CPR को मेंटेन करना पड़ेगा। किसको मेंटेन करना पड़ेगा? CPR क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन नहीं, कपल प्रोटेक्शन रेट। कितना करना पड़ेगा? 60% से ज्यादा करना पड़ेगा। तो सवाल आएगा कि भाई TFR 2 GRR 1 NRR 1 कब होगा? जब CPR 60 से ज्यादा होगा। CPR कितने से ज्यादा होगा? 60 से ज्यादा होगा। CPR क्या होता है? कपल प्रोटेक्शन रेशियो। क्या होता है? सवाल आ गया, बताइए NRR 1 कब होगा? जब CPR 60% से ज्यादा होगा। जब ज्यादा CPR नहीं, CPR का मतलब वो चेस्ट कंप्रेशन नहीं कह रहा हूं मैं, कपल प्रोटेक्शन रेट बोल रहा हूं बेवकूफों। कपल चेस्ट कंप्रेशन से कार्डियक अरेस्ट से छुटकारा मिलता है, CPR कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का काम नहीं करता है। कपल प्रोटेक्शन रेट की बात करता हूं। और इंडिया के लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा ज्ञान की बात सुनने में बहुत आगे रहते हैं। CPR का मतलब होता है कपल प्रोटेक्शन रेट। क्या होता है कपल प्रोटेक्शन रेट? 60% का मतलब क्या है? जितने भी कपल है जो एलिजिबल कपल है, एलिजिबल कपल है, एलिजिबल कपल का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली एक्टिव कपल।
जिसमें फीमेल की एज 15 से 49 हो। इसमें भी मेल की कोई वैल्यू नहीं है, मेल की एज चाहे 15 है चाहे 50 है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा कपल जिसमें फीमेल की एज 15 से 49 होती है उसको बोलते हैं एलिजिबल कपल। तो एलिजिबल कपल है टोटल, उनमें से जैसे किसी कम्युनिटी में 100 घर है, 100 कपल रहते हैं, उनमें से 60% से ज्यादा लोग अगर प्रोटेक्शन लेना यूज कर दे, कौन सा प्रोटेक्शन, चार में से कोई एक मेथड, या तो टर्मिनल मेथड जिसमें ट्यूबेक्टोमी या वेजेक्टोमी, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या कॉन्डोम जिसको बैरियर मेथड बोलते हैं, या फिर आईयूसीडी, इन चारों में से कोई एक मेथड ले ले, 100 में से 60 से ज्यादा कपल, उसको बोलते हैं सीपीआर 60 से ज्यादा हो गया, उसको क्या बोलते हैं? 60% से ज्यादा कपल अगर इन चार मेथड, देखो सवाल आएगा सीपीआर में क्या इंक्लूडेड नहीं है, हाँ ठीक है ना। हाँ सबनम सही बता रही है, बॉय हर जगह इंक्लूड नहीं होते, लेकिन बॉय का इंक्लूड होना भी जरूरी है। तो सीपीआर क्या है? टर्मिनल मेथड, ओसीपी, कॉन्डम एंड आईयूसीडी, एंड आईयूसीडी, ये चार। अब देखो एक दिन बात करते हैं अपन सीपीआर, कपल प्रोटेक्शन रेट, percentage of eligible couple effectively protect against childbearing by one or the other approved method। कौन कौन सा है? स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन में दो आता है, ट्यूबेक्टोमी, वेजेक्टोमी, आईयूसीडी, कॉन्डोम एंड ओसीपी, ये चार मेथड। सवाल आएगा सीपीआर के कौन से मेथड अप्रूव्ड है? ये चार है। एनआरआर एक कब होगा? जब सीपीआर 60 से ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ एंड अकॉर्डिंग टू आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। एनआरआर एक कब होगा? जब सीपीआर 60 से ज्यादा होगा। बता ही दिया मैंने आपको, 60% से ज्यादा लोग ये मेथड का यूज करेंगे तो बच्चे दो ही होंगे। हो गया। अब आता एनआरआर, पढ़ लिया हमने। एक क्वेश्चन है, लो इसका आंसर बताना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। सीपीआर कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी फटाफट। बताओ, फॉर्मूला आपको पता है?
आंसर बताओ ना। देखो क्या है क्वेश्चन, एक 180 एलिजिबल कपल है और ये मेथड वेजेक्टोमी कितने जने कर रहे हैं, 3, ट्यूबेक्टोमी 8, आईयूसीडी 10, ओसीपी 10, कॉन्डम 29, कितने हुए 8 and 3 11, 21, 31 and 60, कितने हो गए 60। अब आंसर ए कैसे आया रे बेवकूफों, आंसर ए कैसे आया, तुम्हारा सबका दिमाग ठिकाने पे नहीं है ना। आंसर ए कैसे आया, सीपीआर किस में होता है, परसेंटेज में होता है। 180 कपल है, उनमें से 60 कपल यूज कर रहे हैं, आपके 180 नंबर का पेपर आया, उनमें से आपके 60 नंबर ही आए हैं, तो वो कितने परसेंटेज बने आपके, कितने परसेंटेज बने। मैंने ये सवाल क्यों पूछा, मुझे पता था आप गलत करोगे, मुझे पता था आपकी सोच इतनी है, क्योंकि आपको गलत किए बगैर एग्जाम में सही नहीं होगा। हम कितना भी पढ़ा दें, जब तक आपको अप्लाई नहीं करवाते आप सही नहीं करते। अब मैंने पूछ लिया, अब आप गलत ना करोगे, अब एग्जाम में आप सोचोगे। ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है हमने। और एग्जामिनर एक चीज और करेगा, यहाँ पे कुछ और मेथड लिखेगा, इस कॉन्डोम के बाद लिख देगा डायफ्राम 10, स्पंज 20, लेकिन आपको कैलकुलेट सिर्फ 4 ही करने हैं, ट्यूबेक्टोमी, वेजेक्टोमी, आईयूसीडी, ओसीपी और बैरियर। बाकी कुछ भी लिखे उसको जोड़ना नहीं है, बाकी कुछ भी लिखे उसको जोड़ना नहीं है। तो प्लीज साथ में लिखा होगा कि डायफ्राम 10 जने यूज कर रहे हैं, लैक्टेस्टल एमनोरिया 20 जने यूज होता है, ऐसे ऐसे करके भी कुछ लिख सकते हैं। आपको जोड़ने वही है जो मैंने पहले बताया, अप्रूव्ड मेथड। आपको कौन से जोड़ने हैं, अप्रूव्ड मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि टोटल यूज कर रहे हैं 60, टोटल फैमिली 80, परसेंटेज का मतलब इनटू 100, तो 0 से 0 गया, पीछे बच गया 33%। समझ आ गया आपको, चलो ठीक है, ये अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये आंसर बताना, ये बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ इसका आंसर। अगर TFR 4 है तो GRR कितना होगा, आधा होगा उसका, अभी तो बताया। TFR का आधा NRR होता है। टोटल बच्चे जिसमें लड़कियां कितनी होती है, आधी होती है। एलिजिबल कपल क्या होता है, देखो, ऐसा कपल जिसमें फीमेल की एज, जिसमें वाइफ की एज 15 से 49 साल के बीच होती है। इसमें कहीं लिखा है मेल की एज कितनी है,
कहीं मतलब नहीं है मेल की, उसको बोलते हैं एलिजिबल कपल। 1000 की पॉपुलेशन में एलिजिबल कपल कितने होते हैं? 150, 180, 150 टू 180। सबसे ज्यादा किसके होते हैं? 20 से 24 साल के एलिजिबल कपल एक्टिव, सबसे ज्यादा 20 की 24 के ही होते हैं सबसे ज्यादा, उसी एलिजिबल कपल बोलते हैं। मोस्ट कॉमन इंडिया में ज्यादा है। एलिजिबल कपल के रजिस्टर को कौन मेंटेन करता है? ये आपको पता ही है। आशा करती क्या है और काम? गांव में जाके घर घर जाके यही पूछती है, तुझे क्या कौन सा टेबलेट चाहिए? ये आपको हमारे हॉस्पिटल में फ्री आता है, हमारे सब सेंटर में फ्री आता है। आशा क्या करती है? कम्युनिटी के लोगों के बीच में और हॉस्पिटल की हेल्थ केयर फैसिलिटी के बीच में ब्रिज का काम करती है, लिंक का काम करती है। हॉस्पिटल में जो फ्री की टेबलेट आती है, फ्री के जो भी चीज आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव आती है, घर जाके दे देती है फीमेल को। तो उनको सब पता है कौन सा कपल एक्टिव है, कौन सा एलिजिबल है, कौन सा नहीं है। आशा को सब पता रहता है। तो एलिजिबल कपल का रजिस्टर INM मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर आशा के द्वारा सब सेंटर में एक रजिस्टर होता है, उसमें यही लिखते हैं कौन कौन से कपल क्या कर रहे हैं, अभी सब लिखा जाता है उसमें। आप सोच रहे हो किसी को नहीं पता है? उनको सब पता है आप क्या कर रहे हो, उनको सब पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो वो मेंटेन करते हैं कि अच्छा अगले साल वैक्सीन लगानी पड़ेगी न्यूबॉर्न बेबी के, यही आशा करती है। फिर आशा बहुत काम करती है, मैं आगे बताऊंगा। आशा इतने काम करती है। पहले कॉन्ट्रासेप्टिव का ज्ञान देती है, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव ध्यान नहीं दिया, प्रोटेक्शन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी हो गई, तो फिर एंटीनेटल विजिट के बारे में बताती है। पहले तो बोलती है प्रेगनेंसी मत होने दो, फिर अगर प्रेगनेंसी हो गई तो बोलेगी ANC करवाओ, फिर ANC के अंदर ममता कार्ड बनाएगी, फिर ब्लड ग्रुप वगैरह जांचेगा, फिर बोलेगी 4 ANC जरूरी है। फिर न्यूबॉर्न डिलीवरी हुई जो भी, सबसे पहले प्रेगनेंसी खत्म होने से पहले ही आ जाती है, डिलीवरी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, मैं तेरे को पैसे दिलवाऊंगी, मैं तेरे को घी दिलवाऊंगी, मैं तेरे को मेरे वाले पैसे भी तुझे दिलवाऊंगी, 108 104 एम्बुलेंस में फ्री ला जाऊंगी, फ्री लाऊंगी, तेरे को खिचड़ी खिलाया जाएगा, बढ़िया जूस पिलाया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी है, फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है। फिर जो डिलीवरी होती है, लेबर रूम के अंदर एक यूनिट होती है जिसका नाम है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। आशा वहीं से 42 दिन तक बच्चे की देख रेख करती है घर जाके। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में 6 बार और होम डिलीवरी में 7 बार, 1 3 7 14 21 28 42 डेज ये आशा और काम करती है। जब बच्चा 42 डेज को क्रॉस कर गया, फिर उसके बाद में कोई प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन करती है, हेल्थ डे सेलिब्रेट कैसे करवाना, पोस्टर कैसे चिपकाना, ये सारे काम करती है आशा। मतलब शादी होने से पहले से लेके बच्चे बड़े होने तक आशा ही सब कुछ काम करवाती, सब कुछ हेल्प वही करती है। कॉन्ट्रासेप्टिव फेल भी हो जाए तो आप आशा को रिपोर्ट करो, आशा आपको क्लेम दिलवाती है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया, वो फेल हो गया, उसके भी पैसे मिलते हैं। आपको प्रूफ देना पड़ेगा, देखो ये कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, उसके भी पैसे मिलते हैं। तो आशा डिलीवरी में भी, प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी को रोकने में भी, बच्चे के पैदा होने के दौरान भी, बच्चे के पैदा होने के बाद भी, हर जगह आशा हेल्प करती रहती है। तो एलिजिबल कपल का रजिस्टर कहाँ होता है? सब सेंटर के ऊपर। 20 से 24 साल के कपल सबसे ज्यादा होते हैं। 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर 125 से 150 टू 180 होते हैं। और एलिजिबल कपल बोलते किसको है? जिसकी एज वाइफ की एज जितनी है, जिसकी फीमेल की एज जितनी है। हाँ, आशा तो आशा ही है भाई, आशा की बराबरी कौन कर सकता है? ये सब क्यों करती है? गवर्नमेंट की फैसिलिटी, इससे बेनिफिट होगा हमारे हेल्थ को, बेनिफिट होगा ना। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी तो क्या होगा? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट नहीं होगी ना, सीधी बात है। IMR नहीं होगा ना, अच्छा IMR बढ़ेगा नहीं, MMR नहीं बढ़ेगा। प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन मिनिमाइज होंगे। आशा ज्ञान देगी तो 10 में से 2 फीमेल तो ध्यान रखेगी। आशा ने 10 फीमेल को कॉन्ट्रासेप्टिव दिया, उनमें से 2 ही यूज करती है बाई चांस, तो 2 जनों के तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो 2 जनों के तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड लिविंग हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। होता है कि नहीं होता? तो ये हो गया एलिजिबल कपल। जेंडर रेशियो, 1000 मेल के ऊपर फीमेल के नंबर को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फीमेल बट्टा मेल इंटू 1000, उसको बोलते हैं जेंडर
रेशियो, उसको क्या बोलते हैं, जेंडर रेशियो। अब सेंसस से पहले एक बात और पढ़ लो, ये बीच में जो एक बात रह गई है, ये आंसर बताना मेरे को। डिपेंडेंसी रेशियो, ये क्वेश्चन किसका है, डिपेंडेंसी रेशियो, इसका आंसर बताना। बताओ जल्दी, डिपेंडेंसी रेशियो, इसका आंसर बताओ मेरे को। एक कोई कम्युनिटी है जिसमें 15 साल से छोटे बच्चे 30 है और 65 साल से ज्यादा 10 है, तो बताओ डिपेंडेंसी रेशियो कितना उस कम्युनिटी का। शबनम खान बोल रही है मेरी इधर आशा मेकअप करके आती है। कहाँ से आती है भाई शबनम, कहाँ से हो, कहाँ से आती है मेकअप करके? कर सकती है ना, कोई मना करते हैं क्या आप लोगों को? आप भी कर सकते हो, ज्यादातर लोग करते भी होंगे, इसमें क्या हो गया, नहीं कर सकते क्या? आप भी तो करके क्लास लेते हो तो भी मेकअप करके लेते हो, क्या पता फोटो अच्छा आएगा, उससे क्या हो जाएगा। हाँ खुशी पांडे, सही बात है, अगर फेल हुआ तो वो तो खाती है, डांट तो खाती है, लोग गालियां देते हैं, फिर तो पता नहीं कैसी लेके दिए, बिल्कुल लोकल दे दिए सभी। बताओ आंसर बताओ। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है तो आपको क्या लगता है इजी है? अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको क्या लगता है ये सिंपल सवाल है? मैंने पूछा है इसका मतलब कुछ तो इश्यू होगा। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब आप इसको नॉर्मल मानते हो, कुछ तो होगा ना सवाल ऐसा। अरे एक कम्युनिटी है, डिपेंडेंट पर्सन की डेफिनेशन क्या है? हु इज डिपेंडेंट? ऐसा पर्सन जो 15 साल से छोटा है, और ऐसा पर्सन जो 65 ईयर एज से बड़ा है। देखो 15 से छोटा है उसको आप ये नहीं बोल सकते कि तू कमाने जा, उसको आपको खाना खिलाना ही पड़ेगा। दूसरा, जो 65 से ऊपर है उनको तो खाना खिलाना ही पड़ेगा, तो ये हो गए डिपेंडेंट। तो अब सवाल क्या है, 30% लोग हैं 15 से छोटे, 10% है 65 से बड़े, तो कितने हो गए? 40। आपने क्या किया पता है आंसर? आपने क्या किया, डिपेंडेंसी रेशियो 40 आंसर दे दिया। आपको इतना भी ना पता कि टोटल लोग 100 है,
रेशियो का मतलब आपको परसेंटेज निकालना है। किसी भी कम्युनिटी में परसेंटेज का मतलब होता है टोटल 100 है, टोटल कितने हैं 100, तो ये नीचे लिख दो टोटल 100 है, उनमें से 30 तो 15 से छोटे हैं और 10 65 से बड़े हैं, इसका मतलब 40 लोग तो है डिपेंडेंट, तो टोटल 100 है, उनमें से 40 डिपेंडेंट है, तो काम करने वाले कितने बचे? अरे उनकी केयर करने वाले कितने बचे? 60। तो फॉर्मूला क्या हुआ? डिपेंडेंट बट्टा नॉन डिपेंडेंट इनटू 100। अब करो, डिपेंडेंट कितना 40, नॉन डिपेंडेंट कितना 100, में से 40 तो डिपेंडेंट है, पीछे कितने बचे 60, 40/60 इंटू 100, आंसर आएगा 66.6%। आंसर कितना आएगा 66.6%। कर दिया गलत, कर दिया गलत, हो गया, आंसर आएगा 66.6%। कर दिए ना गलत, बहुत बढ़िया, ऐसे ही गलत करते रहा करो। हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सेंसस। देखो सेंसस का मतलब होता है काउंटिंग करना। हेनरी वॉल्टन को इंडियन सेंसस का पापा बोला गया है। सेंसस देखो हर 10 साल बाद होता है, लास्ट बार 2011 में हुआ था, उससे पहले 2001 में हुआ था, उससे पहले 1991 में हुआ था, ऐसे सो ऑन 1981 में, ऐसे करते करते सबसे पहला सेंसस 1881। कौन में 1881, और कितने साल बाद होता है 10 साल बाद होता है। पहली बार कब हुआ 1881। अब बताओ मेरे को, पहली बार 1881 में हुआ, 10 साल बाद रिपीट होता है, तो ये 1881 को कौन सी सेंचुरी बोलते हैं, 20वीं 19वीं या 18वीं? तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि पहली बार सेंसस कब स्टार्ट हुआ। तो ये तो आपको पता है 1801 से लेके 1900 तक को बोलते हैं 19वीं सेंचुरी। याद कर लो, 2001 से 2099 तक को कौन सी सेंचुरी बोलते हैं, 21वीं सदी। अपन कौन सी सेंचुरी बोलते हैं, 21वीं। इसका मतलब 2000 स्टार्ट होते 21वीं हो गया, 1801 स्टार्ट होते कौन सी सेंचुरी हो गई, 19वीं सेंचुरी हो गई। कौन सी हो गई, 19वीं सेंचुरी। तो पहली बार सेंसस कब लागू हुआ, 19वीं सेंचुरी में। कब, 1881 में। कितने साल बाद रिपीट होता है, 10 साल बाद। जो जिस साल, जैसे 1881, 91, 1901, 1911, 21, 31, जो भी है, इस साल की कौन सी डेट को लिया जाता है, 1 मार्च को। पॉपुलेशन कब की देखी जाती है, 1 मार्च की पॉपुलेशन, मिडनाइट 1 मार्च। तो 19th सेंचुरी द वाइटल स्टैटिस्टिक्स वाज ओरिजिनेटेड। वाइटल का मतलब बर्थ, डेथ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 3 चीजें आती है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में 3 चीजें आती है, कितने गए, कितने और कितना परसेंट जी रहा है, ये 3 चीजें आती है वाइटल स्टैटिस्टिक्स में, डेथ, बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कौन सी सेंचुरी, 19। कब, कौन सी डेट लेते हैं 10 साल की, हर 10वें साल की, 1 मार्च। पहली बार कब, अब काउंट कर लो अब तक कितने हो चुके हैं, तो भी आंसर आ जाएगा। सिंपल है एकदम, आएगा समझ में, पता चला कुछ।
अब देखो WHO के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट किसे बोला गया है? 10 से 19 साल की फीमेल को। रिप्रोडक्टिव एज आपको पता है, जीरियटिक एज 60 से ज्यादा, मैरिज की लीगल एज 18 और 21, 18 फीमेल 21 मेल, वोटिंग की एज 18, इसकी एज 18, तंबाकू 18, एल्कोहल, एल्कोहल की कितनी थी 25, ये सब लिख लो फटाफट। ये सवाल पूछा, एक बार पूछा गया है कि WHO के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एज 15 से 49, ऑप्शन में ना हो तो 15 से 45, जीरियटिक एज 60 से ऊपर, 81, 18 और 21, वोटिंग, एम्प्लॉयमेंट, किससे कम लोगों को काम नहीं करवा सकते? 14 साल से छोटे बच्चों को काम नहीं करवा सकते। लीगल एज फॉर कंसेंट बाय ए गर्ल लेस देन 18 नॉट अलाउ, चाहे कंसेंट हो या नहीं हो। तंबाकू कैनॉट 18, एल्कोहल 25, कोई अल्कोहल खरीद भी नहीं सकता, बेच भी नहीं सकता। हाँ, तंबाकू खाने की भी एज होती है, क्यों नहीं होती एज? हर एक का एज होता है लीगल। लिख लिया आपने? अब आता है सेंसस। 2011 को 15वां सेंसस आया था और इंडिपेंडेंस के बाद 7th, काउंट करो तो भी इतना ही आएगा, 1881, ऐसे काउंट करोगे तो 15वां कितना कब आया? 2011 में। इंडिपेंडेंस के बाद 7th, ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर सेंसस का। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हमारा सेंसस और डेमोग्राफी पूरा होगा और अब स्टार्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग, जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग। सेंसस 2011 में 15th सेंसस था, आफ्टर इंडिपेंडेंस 7th। ये हो गया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखा है इसमें देखो, पढ़ो। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? 1964। ये हर 6 महीने से किया जाता है, 6 मंथली होता है कि किसी भी कम्युनिटी में क्या चल रहा है। ये ड्यूल रिकॉर्ड है, तुरंत भी करते हैं, हाथों हाथ भी करते हैं और उसके होने के बाद भी करते हैं। तो ये ड्यूल रिकॉर्ड सिस्टम है और हर 6 महीने से SRS कितने टाइम से किया जाता है? 6 मंथ से। तो लिखो SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज ए ड्यूल रिकॉर्ड सिस्टम recording the data of birth and death in a community continuously after 6 month। हर 6 महीने से सर्वे किया जाता है, ये याद कर लो भाई। ये ड्यूल रिकॉर्ड है। SRS की फुल फॉर्म क्या है, कब चेक किया जाता है? बस सवाल बन गया, इतना ही आएगा आपसे।
अब आता है वाइटल इवेंट्स, डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन कितने दिन में करना चाहिए, कब एक्ट आया था, इसके बारे में बात करके अपन खत्म करते हैं। टू 2021 का सेंसस नहीं आया, एनएफएचएस का सर्वे आ गया है। जो 10 ईयर का सेंसस आता है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है ना। बर्थ और डेथ, इनका रजिस्ट्रेशन जो एक्ट होता है वो गवर्नमेंट ने 1969 में बनाया। इनके अकॉर्डिंग चाहे जन्म हो चाहे डेथ हो, 21 दिन में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। चाहे बर्थ हो चाहे डेथ हो, बर्थ हो चाहे डेथ हो, 21 दिन में रजिस्ट्रेशन करवाना। और ये एक्ट कब बना था, 1960। सवाल आएगा इतना ही, ये पूरी बातें नहीं लिखनी है, सीधा लिखो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, इसके अकॉर्डिंग 21 दिन डेथ 21 दिन बर्थ, हो गया बस फिनिश। हो गया। एनएफएचएस का सर्वे अब होता है ये लास्ट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देखो एनएफएचएस, क्या नाम लिखा हुआ है, एनएफएचएस, एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसके टोटल कितने सर्वे हो चुके हैं, 5। इसको कौन करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट। पॉपुलेशन की एजेंसी कहाँ है, मुंबई में, उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, IIPS। सवाल क्या बनेगा कि एनएफएचएस की फुल फॉर्म क्या है, पहला सर्वे कब हुआ था, कितने साल से होते हैं, हर 5 साल से होते हैं लेकिन हुए नहीं। दूसरा कब हुआ, 1998। तीसरा कब हुआ, 2005। फोर्थ कब हुआ, 2015। फिफ्थ कब हुआ, 2020। अभी ये 20 की रिपोर्ट आ चुकी है, मैं आपको इसके अकॉर्डिंग डेटा लिखवाऊंगा, एक पेज खाली छोड़ देना। अगर आप लिखना चाहो तो मैंने यूट्यूब पे एक 33 मिनट का वीडियो लिखा था एनएफएचएस सर्वे करके, उससे देख सकते हो, वरना मैं क्लास में पढ़ा दूंगा आपको, एक पेज छोड़ सकते हो आप। और यूट्यूब पे आप पढ़ चुके हो, एक दिन CHO के पेपर से जस्ट पहले IMR MMR करके एक सर्वे बनाया था, एक ही क्लास में सारे कंफ्यूजन दूर करके, एक 33 मिनट का एक वीडियो था, आपको याद हो तो यूट्यूब पे पढ़ा है, अभी भी देख सकते हो आप। उसमें से डेटा लिखने, IMR कितना है, MMR कितना है, NMR कितना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितनी है, एनीमिया कितनों को है, NRR क्या होता है, GRR क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता है। ये लिख दो एनएफएचएस का सर्वे।
एक पेज खाली छोड़ देना, बाद में लिखवा दूंगा मैं कभी भी, डोंट वरी। हो गया? अकॉर्डिंग टू NFHS सर्वे, ऐसा करके आप छोड़ दो, मैं आपको लिखवा दूंगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग। क्या नाम है? फैमिली प्लानिंग। लगाओ हेडिंग देके, लगाओ जल्दी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ फैमिली प्लानिंग। क्या होता है भाई फैमिली प्लानिंग? क्या होता है? चलो बताओ, आप में से कौन बताएगा मुझे क्या होता है फैमिली प्लानिंग? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा क्या होता है फैमिली प्लानिंग? एनीवन प्लीज? कोई? फैमिली प्लानिंग क्या होता है? मैं लिखवा दूंगा इसको, एक पेज छोड़ दो आप। हाँ बताओ भाई, फैमिली प्लानिंग क्या होता है? जल्दी बताओ ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? इतना तो लोग फैमिली प्लानिंग में भी नहीं लगाते, बेवकूफों। फैमिली प्लानिंग का मीनिंग होता है बेसिकली सिंपल थिंग्स है। सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी के रोकने को फैमिली प्लानिंग नहीं बोलते। एक फैमिली की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हर एक स्टेप जो उसकी हेल्थ के लिए, क्वालिटी के लिए, एश्योरेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाता है और वांटेड प्रेगनेंसी को अचीव किया जाता है। कपल डिसाइड करेंगे कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर, कितने न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेंगे। To way of thinking and living that adopted voluntary upon the basis of knowledge, not on the basis of opinion. किस लिए? To avoid unwanted birth, to bring about wanted birth, to regulate interval between pregnancy, to determine the number of children in the family, कितने बच्चे होने चाहिए, कितना गैप रहेगा, कब बच्चा होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। कुल मिला के सिर्फ अवॉइड करने को ही फैमिली प्लानिंग नहीं बोलते। क्या रूल होता है? फैमिली प्लानिंग का फिक्स सिनेरियो है, शादी हो चुकी है तो पहला बच्चे को पोस्टपोन करो, दूसरे को अभी क्या कर सकते हैं, पहले को डिले करना है, दूसरे को पोस्टपोन करना है, तीसरे को प्रिवेंट करना है। मतलब नहीं, इसका मतलब पहले को थोड़ा लेट और दूसरे को पोस्टपोन, तीसरा नहीं।
डिले द फर्स्ट, पोस्टपोन द सेकेंड एंड प्रिवेंट द थर्ड, ये फॉर्मूला है। हो गया क्या? साइड में हूँ थोड़ा। हो गया। अब देखो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होगा। फैमिली प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन कैसे अप्लाई करोगे? कॉन्ट्रासेप्शन ऑल मीजर्स, चाहे वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, हम दोनों पढ़ेंगे, जो बनाए गए हैं जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ड्यू टू कोइटल एक्ट, मतलब अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट से प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे मीजर्स कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं, जो क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि हो सकती है कैसे, कोइटल एक्ट से। तो कोइटल एक्ट की वजह से जो प्रेगनेंसी होती है उसको अवॉइड करने के लिए जो मेजर्स यूज किए जाते हैं उसको बोलता है कॉन्ट्रासेप्शन। क्या बोला है? कॉन्ट्रासेप्शन। पता ही है आपको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, आपको बहुत ज्ञान है। अब कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। अब पढ़ना पड़ेगा भाई कॉन्ट्रासेप्शन कौन कौन से होते हैं, अब हमें पढ़ना पड़ेगा। परमानेंट क्या होता है, टेम्परेरी क्या होता है, हार्मोनल क्या होते हैं, कॉपर टी क्या होता है, हार्मोनल आईयूसीडी क्या होता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। अब आप एक चार्ट बनाओगे। अब आप क्या करोगे, एक चार्ट बनाओगे। तो बनाओ देखे चार्ट। बनाओ देखे चार्ट। क्या लिखोगे? कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड के बारे में लिखोगे। एक तरफ टेम्परेरी, एक तरफ परमानेंट। परमानेंट में तो कुछ है ही नहीं। परमानेंट में वॉश डिफरेंस काट दो, दैट्स कॉल्ड वेजेक्टोमी। और वॉश डिफरेंस किस में होता है? मेल में। तो मेल में तो वेजेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर दो, एक्सरसाइज कर दो या काट दो, हम अलग अलग पढ़ेंगे जो भी करते हैं। तो फीमेल का मेथड ट्यूबेक्टोमी, मेल का वेजेक्टोमी। ट्यूब किस में? फीमेल में। वॉश डिफरेंस किस में? मेल में। और टेम्परेरी में इतनी चीजें। टेम्परेरी में इधर आओ, बेरियर मेथड। बेरियर का मतलब स्पर्म और ओवम को जो मिलने नहीं देता है। कौन कौन सा? फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है, कंबाइंड भी होता है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? आईयूसीडी, जिसको बोलते हैं आयुषी। तीसरे नंबर पे हार्मोनल। फिर आता है इमरजेंसी पिल। पोस्ट कंसेप्शन का मतलब ई पिल, इमरजेंसी पिल, अनवांटेड 72 जैसे। और फिर अदर, नेचुरल, अपने आप बिना कुछ किए ही प्रेगनेंसी नहीं होती। कौन कौन से मेथड? उसको बोलते हैं अदर, नेचुरल। बेरियर के अंदर तीन, फिजिकल, केमिकल, कंबाइंड, फिर आईयूसीडी, फिर हार्मोनल, फिर इमरजेंसी पिल, दैट्स कॉल्ड अनवांटेड, फिर आता है नेचुरल। अब सबके बारे में पढ़ेंगे। बन गया चार्ट। तो पहले अपन टेम्परेरी पढ़ेंगे, फिर परमानेंट पढ़ेंगे ना। पहले कौन सा मेथड पढ़ेंगे? टेम्परेरी। हाँ, मिलने नहीं देता ये बेवकूफ।
क्लियर नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं। दिख जाएगा क्लियर, कुछ भी नहीं है ऐसा। कोशिश करो, झूम करो। अरे नहीं होता तो दो चार वर्ड है बेवकूफ, तुम्हें ना 1% भी स्ट्रगल नहीं करना है। ये लिखा है बैरियर मेथड, ये लिखा है फिजिकल, ये लिखा है केमिकल, ये लिखा है कंबाइंड, ये लिखा है आईयूसीडी, ये लिखा है हार्मोनल, ये लिखा है पोस्ट कॉन्सेप्शुअल दैट्स कॉल अनवांटेड, फिर लिखा है नेचुरल एंड अदर। बस मेरे को परेशान करना है। 5th नंबर पे नेचुरल एंड अदर, 4 का मीनिंग है पोस्ट कॉन्सेप्शुअल, अनवांटेड लिख दो आप सीधा। हो गया सबका? अब नंबर 1 लगाओ, बैरियर मेथड। कौन सा मेथड? बैरियर मेथड। इधर ध्यान दो, थोड़ा समझो बात को। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड क्या करेगा? दिस मेथड प्रिवेंट स्पर्म डिपोजिशन इन द वेजाइनल टू प्रिवेंट स्पर्म पेनिट्रेशन थ्रू सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल में ही स्पर्म को रोक देगा, आगे जाके फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा। स्पर्म नहीं जा पाएगा अगर फेलोपियन ट्यूब में, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। फिजिकल मेथड का दूसरा नाम मैकेनिकल मेथड होता है। अब क्या होता है इसमें? सबसे पहला आता है मेल कंडोम, द मोस्ट कॉमन मेथड। अब इसके बारे में पढ़ लो थोड़ा, बहुत ही परेशान करते हो आप। इसको पढ़ लो, वैसे इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन पढ़ने का सवाल आएगा इसलिए जरूरी ये है कि ये प्रेगनेंसी को रोकने के अलावा क्या काम करता है। ये एसटीडी से बचाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाता है। इसके दो बेनिफिट है, एक होता है प्रेगनेंसी बेनिफिट, एक होता है नॉन प्रेगनेंसी बेनिफिट। बैरियर मेथड दो बेनिफिट करता है, न केवल प्रेगनेंसी को रोकता है बल्कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन से। तो कितने बेनिफिट हुए? दो बेनिफिट हुए। फिजिकल मेथड में नंबर 1 मेल कॉन्डोम, दूसरा है फीमेल कॉन्डोम, तीसरा है डायफ्राम, चौथा है वेजाइनल स्पंज जिसको टुडे बोलोगे, नंबर 5 पे आएगा सर्वाइकल कैप। इतने सारे आपको ये बैरियर मेथड में आते हैं। लिस्ट बना दो, फिर अपन बैरियर के बारे में एक एक के बारे में बात करते हैं। इसके मेरिट और डीमेरिट दोनों इंपॉर्टेंट है।
हो गया? हो गया। संध्या ज्ञान दे रही है। केमिकल मेथड कौन सा है? फोम, क्रीम, जिसके अंदर मैं लिखवाऊंगा ऑक्सीनॉल होता है 9%, जेली, सपोजिटरी, ये हो गए हैं केमिकल मेथड। अब वापस हेडिंग लगाओगे, फिजिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। देख लो केमिकल मेथड। हो गया? अब देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मेल कंडोम। आपने कभी सुना, एक बात सुनी आपने, बहुत फेमस बात, सर्जन सर्जरी करता है तो वो ग्लव्स पहनता है, आपने देखा होगा। और उसको अगर लेटेक्स की एलर्जी है तो फिर वो लेटेक्स फ्री ग्लव्स पहनता है, क्योंकि ग्लव्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का पाउडर आता है जिससे उसको हाथों को एलर्जी होती है। तो उसी सेम रबर से ये कॉन्डोम बने होते हैं। तो जिसको लेटेक्स की एलर्जी है उसको ये यूज नहीं करना चाहिए, वरना एलर्जी हो जाएगी, पहली बात। तो ये किसके बने होते हैं? ये लेटेक्स के बने होते हैं ज्यादातर, कभी कभी अब ये आने लग गए, लेकिन ज्यादातर किसके बने होते थे? लेटेक्स के। अब इसका बेनिफिट क्या है? सवाल मल्टीपल रेस्पॉन्स में आता है, ऑल ऑफ दी अबव, उनमें से 3 चीजें दे रखी होती है, चारों में से कुछ चूज करना होता है। हर पेपर में इस टेबल में से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एडवांटेज है, 1 2 3, फिर लिखा है ऑल ऑफ दी अबव। तो ऐसे आता है सवाल। अब देखो सवाल कहां से आएगा, सुनो। इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, सही बात है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इजीली अवेलेबल, कहीं पर मिल जाता है और सस्ता है, पहला बेनिफिट। कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है अदर देन लेटेक्स एलर्जी। जिसको लेटेक्स की एलर्जी नहीं है तो कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, जिसको लेटेक्स की एलर्जी है तो मना है, बाकी तो कोई भी यूज कर सकता है। दूसरा, इजी टू कैरी, सिंपल टू यूज, ज्यादा भारी भरकम नहीं है कि उसको जेसीबी लानी पड़ेगी यूज करने के लिए, इतना भारी नहीं, इजी टू यूज, सिंपल टू यूज एंड इजी टू कैरी। तीसरा, कोई मेडिकल सुपरविजन नहीं चाहिए, मेडिकल सुपरविजन की जरूरत ही नहीं है, सब ज्ञानी लोग हैं, और ज्ञानी लोगों को मेडिकल की सुपरविजन की क्या जरूरत है, सब पता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी एंड पीआईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये न केवल प्रेगनेंसी को बचाता है, ये एसटीडी से भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये बैरियर मेथड है, सिक्रेशन का क्रॉस ट्रांसमिशन नहीं होता। इसका मतलब प्रिवेंशन अगेंस्ट एसटीडी एंड पीआईडी। और ये सबसे लास्ट वाली बात जो अभी एक पेपर में पूछी थी, मैंने उसको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया, यूजफुल वेयर कोइटल एक्ट इनफ्रीक्वेंट एंड इरेगुलर। यूजफुल वेयर कोइटल एक्ट, नीचे वाली लाइन आपको दिख नहीं रही है ना, मैं ऊपर लिख देता हूं, वेयर कोइटल एक्ट इनफ्रीक्वेंट एंड इरेगुलर। मीनिंग क्या हुआ? यह सवाल अभी पूछा कुछ दिन पहले। क्या सवाल पूछा? मैंने आपको भी पूछा है पेपर में, शायद यूट्यूब पे भी पढ़ाया है। एक कपल है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, एक रहता है दिल्ली में, दूसरा रहता है मुंबई में, 3-4 महीने में 1-2 बार मिलते हैं। तो उनके लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सबसे ज्यादा सही है? वो 3-4 महीने से मिलते हैं, इसका मतलब ओसीपी तो कंटिन्यूस लेना पड़ता है, और उनको पता है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, इसका मतलब उनके लिए इफेक्टिव। अब न्यूली मैरिड कपल में ओसीपी प्रायोरिटी है, लेकिन वो कंटिन्यूसली है,
लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, 4-5 महीने में एक बार कोई छुट्टी होगी 2-3 दिन की, उनके लिए तो जब इनफ्रीक्वेंट और इरेगुलर कोइटस एक्ट हो, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी बैरियर मेथड है, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। याद आ तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कहीं पर, शायद मुझे याद आ रहा है? तो यूजफुल वेयर कोइटल एक्ट्स इनफ्रीक्वेंट एंड इरेगुलर, ये हो गए इसके बेनिफिट। कितने बेनिफिट है? खूब बेनिफिट है। बेनिफिट है कि नहीं है? है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है? टूट सकता है, फट सकता है, कट सकता है, ये तो है ही। इसका ये डिमेरिट तो है ही, हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। दूसरा, सेंसेशन, सेंसेशन का इश्यू रहता है, आप जानते ही होंगे। एलर्जी, लेटेक्स एलर्जी, यूज ओनली वंस, एक बार ही यूज होता है। फेलियर रेट ज्यादा है, क्योंकि कट फट गया तो फेलियर रेट ज्यादा है। अब फेलियर रेट में मैंने ये वर्ड लिखा है HWY, HWY, 100 वुमेन ईयर, जो पर्ल इंडेक्स आती है। कौन सी इंडेक्स आती है? पर्ल इंडेक्स, PEARL, जो कॉन्ट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए की जाती है, उसका दूसरा नाम है HWY। मैं पढ़ाऊंगा, जब कॉन्ट्रासेप्टिव खत्म होगा उसके लास्ट में आएगा पर्ल इंडेक्स, इसकी इफेक्टिवनेस चेक करना। उसके अकॉर्डिंग फेलियर रेट कितनी है? 15। कॉन्ट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस चेक करना, क्या चेक करना? कॉन्ट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कौन सी इंडेक्स? पर्ल इंडेक्स। दूसरा नाम क्या है? 100 वुमेन ईयर। क्यों बोलते हैं इसको? वहां समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आने वाला है। तो आपकी 5 बज चुकी है। हाँ, 5 बज चुकी है। ठीक है, ब्रेक ले लो 15 मिनट का, उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास से अपन कल क्लास यहीं से कैरी ऑन करेंगे। ये हो गया आपका मेल, अब पढ़ेंगे फिर फीमेल वाला आ जाएगा, फिर फीमेल वाला आएगा, फिर उसके बाद में 2-4 चीजें और, ऐसे करके अब कॉन्ट्रासेप्टिव अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। लिख लिया होगा आपने? हाँ।